गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे भर्ती टाइम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने यूपीटेट सीटेट के लिए साइकोलॉजी की क्लास चला रखी है और आज हम पढ़ेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत क्यों दिया? क्योंकि ये पियाजे से बहुत प्रभावित थे। जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो पियाजे का एक नैतिक विकास का सिद्धांत भी है। तो पियाजे से ये बहुत प्रभावित थे, तो उनसे प्रभावित होने के बाद इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने 20 वर्ष तक लगातार नैतिक विकास पर कार्य किया, बार बार प्रैक्टिकल किए। यानी इन्होंने कुल 11 कहानियों पर प्रैक्टिकल किए थे और 11 कहानियों में से एक कहानी थी यूरोप की एक महिला की और उसका पति का नाम था हिंज। वो महिला बहुत बीमार थी और उसके इलाज की दवाई कहीं नहीं मिल पा रही थी और बिल्कुल मरने की कगार पर पहुंच चुकी थी। हिंज उसका पति था। उसको किसी ने बताया कि उस डॉक्टर के पास वो दवाई मिलेगी और जैसे ही हिंज वहां पर पहुंचता है, वो दवाई मांगता है तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसका दाम चुका दे। दाम नहीं चुका सका। उसने कहा कि कुछ पैसे उधार कर लीजिए, लेकिन केवल एक ही डॉक्टर के पास वो दवाई थी और उसने कह दिया था, वो 10 गुने पैसे वसूलता था कि बड़ी मेहनत से दवाई मंगाई है, बनाई है और इसके मुझे पूरे पैसे चाहिए, मुझे उधार दवाई नहीं देनी। लेकिन क्या करता है हिंज? इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो अपनी पत्नी को मरने दे या दूसरा ऑप्शन था दवाई को चुरा ले। इसने क्या किया? दवाई को चुरा लिया और ले जाकर अपनी पत्नी को दवाई दे दी और वो ठीक हो गई। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन, यहाँ कॉन्सेप्ट होता है, एक क्वेश्चन उठता है, क्या हिंज को दवाई चुरानी चाहिए थी? क्या हिंज को अपनी पत्नी को मरने देना चाहिए था? तो इस तरह से जो उत्पन्न होता है मोरल डिलेमा, इस क्या कहते हैं? मोरल डिलेमा उत्पन्न होता है और इस मोरल डिलेमा में हमें ये देखना पड़ता है, जिसको हिंदी में कहते हैं नैतिक द्वंद्व। नैतिक द्वंद्व क्या होता है? यानी कि अगर वो नैतिकता को देखता है हिंज, तो दवाई नहीं चुरानी चाहिए थी, लेकिन जब पत्नी की जान बचने के लिए देखता है तो दवाई चुरानी चाहिए थी। तो यहाँ पे वो फंस जाता है और वो आखिर में दवाई चुरा लेता है। तो अब इसी तरह की 11 कहानियों पर कोहलबर्ग ने प्रैक्टिकल किए। देखिए, एक तो होता है कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे। कोहलर अलग है, उसने अधिगम का सिद्धांत दिया है और उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ये कोहलर नहीं है, कोहलबर्ग है, ठीक है। अब इसके बाद हिंज नैतिक द्वंद्व में फंस जाता है। जैसे हमारा कोई जॉब का एग्जाम है, हम कई साल से उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए टीचिंग का ये एग्जाम है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम पर जिस दिन एग्जाम हो उससे एक दिन पहले हमारे जो पेरेंट्स में से कोई बीमार हो जाता है, मम्मी या पापा, और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तो हम इस नैतिक द्वंद्व में, मोरल डिलेमा में फंस जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए? एग्जाम देने जाना चाहिए या अपनी मम्मी की देखभाल करनी चाहिए? तो इस तरह से जब आदमी ये सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता, या क्या करना है क्या नहीं करना, इसमें फंस जाता है, उसे नैतिक द्वंद्व कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, मोरल डिलेमा क्या है या नैतिक द्वंद्व क्या है? यानी सही गलत का फैसला नहीं कर पाना, या अच्छे बुरे का पता नहीं कर पाना, या मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात का फैसला नहीं कर पाना। तो यही क्या है? नैतिक द्वंद्व है। अब नैतिक द्वंद्व, इससे निकलने के लिए एक होता है नैतिक तर्कणा। तर्क कहते हैं रीजनिंग। अब नैतिक तर्कणा क्या है? इसे कहते हैं मोरल रीजनिंग। नैतिक तर्कणा क्या है? यानी कि किसी भी जो हमें विषम परिस्थिति में फंसे हुए हैं, आपत्ति में घिरे हुए हैं, उस आपत्ति से बचने के लिए, उस विपत्ति से यानी उस परेशानी से बचने के लिए जो हम तर्क लगाते हैं अपने माइंड में, ये नैतिक तर्कणा उसे कहते हैं, यानी मोरल रीजनिंग कहते हैं। तो मोरल डिलेमा समझ में आ गया होगा। जब सही गलत का
अच्छे बुरे का या क्या करना है क्या नहीं करना उसका अंतर नहीं समझ पाए तो मोरल डिलेमा या नैतिक द्वंद्व कहते हैं। और जब किसी भी बात को हम बहुत सोच समझ कर उसका तर्क निकाल दें, नैतिक तर्क, तो नैतिक तर्कना उसको कहते हैं। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार आए हुए हैं। और ये हिंज की कहानी है। इस हिंज ने इन्होंने कोहलबर्ग ने इस हिंज की कहानी को 20 वर्ष तक के बच्चों में अलग अलग लगातार 20 वर्ष तक प्रैक्टिकल किया, अलग अलग पूछा, ये 11 कहानियों पर प्रैक्टिकल किया। इसमें से एक हिंज की कहानी है कि हिंज को दवाई चुरानी चाहिए थी या नहीं चुरानी चाहिए थी। यह दवाई चुरा कर लाया था तो उसको अपने आप को अरेस्ट करा देना चाहिए था, या दवाई चुरा कर लाया था तो उसको सीधे घर बैठ जाना चाहिए था, या उसको दवाई नहीं चुरानी चाहिए थी, अपनी पत्नी को मरने देना चाहिए था। क्योंकि ये नैतिक विकास या नैतिकता की बात है। नैतिकता में क्या होता है, उसको अपनी पत्नी को मरने देना चाहिए था, दवाई किसी भी हालत में चुरानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इसे समाज स्वीकार चोरी को नहीं करता है। तो अब इसमें बच्चों ने अपने अपने अलग अलग राय दी। उसी बात पर लगभग 20 वर्ष तक प्रैक्टिकल करने के बाद लॉरेंस कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया जिसको नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। और इन्होंने इस विकास के सिद्धांत को सार्वभौमिक बताया। तो उसमें अब हम समझेंगे कि इन्होंने कैसा सिद्धांत दिया है। तो इन्होंने सिद्धांत दिया है, उसके 3 स्तर बताए हैं। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने स्तर दिए हैं। कोहलबर्ग ने 3 स्तर दिए हैं और उसमें 6 उसके जो अवस्थाएं दी हैं, उसकी 6 अवस्थाएं दी हैं। 3 स्तरों में 6 अवस्थाएं। अब देखते हैं अवस्थाएं कैसे। जो पहला स्तर है, 3 स्तर 6 अवस्थाएं। पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर। और ये जो पूर्व परंपरागत स्तर है, ये 4 से 9 वर्ष, किसी किसी बुक में मिलता है 4 से 10 वर्ष, तो लगभग सेम सा ही है। तो ध्यान रखेंगे 4 से 9 वर्ष मान लेते हैं। 4 से 9 वर्ष तक ये होता है पूर्व परंपरागत स्तर, 4 से 9 वर्ष तक। इसकी भी 2 अवस्थाएं हैं। ये तो स्तर हैं, तो 3 स्तर हैं, तो इसकी दोनों अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। इसकी जो पहली अवस्था है वो अवस्था है दंड एवं आज्ञा पालन, एवं आज्ञा पालन, दंड एवं आज्ञा पालन। और दूसरी अवस्था है साधन सापेक्षता, साधन सापेक्षता। साधन सापेक्षता को हम यांत्रिक अभिमुखता, चलो दूसरा नाम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसका डिटेल देख लेते हैं। यानी पूर्व, इसका पहला स्तर ये हुआ, 2 क्या है, ये इसकी अवस्थाएं हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर के बाद आता है परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर के अंतर्गत जो आता है ये तीसरी स्टेज, इसमें आता है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की, विन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसका जो चौथा स्तर है, यानी चौथी जो इसकी अवस्था है, जो पहले स्तर में 2 अवस्थाएं, दूसरे स्तर में भी 2 अवस्थाएं हैं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। और चौथा जो अवस्था है वो कानून एवं विधि, कानून एवं विधि। तो ये स्तर हो गए। और नंबर 3 जो स्तर है, इस तीसरे स्तर को उत्तर परंपरागत स्तर कहते हैं। उत्तर परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर में देखिए 5वीं जो अवस्था आती है सामाजिक संपर्क या सामाजिक संविदा अभिविन्यास। सामाजिक संपर्क या सामाजिक संविदा अभिविन्यास। और जो छठा स्तर आता है, इसमें तीसरे स्तर में जो छठी स्टेज अवस्था आती है उसको हम कहते हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख कर रख लेना, नैतिक सिद्धांत।
तो ये कोहलबर्ग के 3 स्तर हैं, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, इसको पूर्व परंपरागत स्तर को पूर्व लौकिक स्तर भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है पूर्व लौकिक स्तर। इसमें आता है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास कोहलबर्ग के कौन सी अवस्था में आता है, तो तीसरी अवस्था में। कौन से स्तर में आता है, दूसरे स्तर में। ये ध्यान रखना, इस तरह से क्वेश्चन पूछता। अगर अवस्था पूछेगा तो ये दोनों अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं हैं और ये अवस्थाएं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। और ये स्तर पूछेगा तो यानी कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की का तो कौन सा स्तर है, दूसरे स्तर के अंतर्गत। इस तरीके से आता है कि दंड एवं आज्ञा पालन कौन से स्तर के अंतर्गत आता है, पहले। और अभिविन्यास पहले स्तर के अंतर्गत, और अवस्था कौन सी, पहली। साधन सापेक्षता पहला स्तर, दूसरी अवस्था। अच्छा लड़का अच्छी लड़की दूसरा स्तर, तीसरी अवस्था। कानून एवं विधि चौथी अवस्था है, दूसरा स्तर है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है और बार बार एग्जाम में घुमाया जाता है। तो ये समझ के होंगे। अब हम नंबर 1 से पढ़ेंगे। पहला जो ये है स्टेज है दंड एवं आज्ञा पालन, इसको हम पढ़ेंगे। अब देखिए, परंपरागत स्तर, जैसे पूर्व परंपरागत स्तर है उसको पूर्व लौकिक स्तर कहते हैं, इसी तरीके से परंपरागत स्तर को लौकिक स्तर कहते हैं, लौकिक स्तर। और इसी तरीके से उत्तर परंपरागत स्तर को उत्तर लौकिक स्तर कहते हैं, उत्तर लौकिक स्तर। उत्तर लौकिक स्तर, तो ये समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि पहले जो स्तर है, पहले स्तर का जो पहली स्टेज है, पहली अवस्था है, उसमें अब तक के जो हम 2-3 पॉइंट बताए हैं इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। इसी तरह से नैतिक तर्कना क्या है, नैतिक द्वंद्व क्या है, इस तरह से बार बार घुमा क्वेश्चन पूछता है। कौन सी स्टेज में कौन सी अवस्था आती है, कौन से स्तर में कौन सा यानी कौन सा स्टेप आता है। इस तरह से सबसे पहले पहला स्टेप पढ़ेंगे दंड एवं आज्ञा पालन। दंड एवं आज्ञा पालन जो मैंने अभी बताया था आपको, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत में पहला स्तर पूर्व परंपरागत स्तर, तो वो होता है हमारा 4 से 9 वर्ष तक, 4 से 9 वर्ष तक। तो उसमें 4 से 9 वर्ष तक हम ये कह सकते हैं कि बच्चा, उसमें जो 2 स्टेज हैं, पहला दंड एवं आज्ञा पालन, दूसरी है साधन सापेक्षता। साधन सापेक्षता, इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं यांत्रिक अभिमुखता। बार बार नाम चेंज करके देता है, हम कोई भी नाम छोड़ेंगे नहीं। यांत्रिक अभिमुखता, या इसका तीसरा नाम हम कह सकते हैं कारण सापेक्षता। कारण सापेक्षता, इस तरह से कई नाम है इसके, ध्यान रखना है। तो पहले इस स्टेज में बच्चा, यानी अगर कोई गलत कार्य करता है और उसकी पिटाई कर दी जाए तो वो मान जाता है, यानी वो समझ जाता है कि अगर मैं कोई गलत कार्य करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, और फिर वो उसी अनुसार आज्ञा का पालन करता है। तो ये स्टेज जैसे हमने बताया 4 से 9 वर्ष तक होती है। तो कुछ लोग बताते हैं इसे 3 से 9 वर्ष, तो 3 से 6 वर्ष तक ये हो गई। जो पहला स्तर था 4 से 9 वर्ष बताया था, 3 से 9, 4 से 10 या 4 से 9, इस तरह से मानते हैं। तो 4 से 6 मान लीजिए, 4 से 6 वर्ष तक इसके अकॉर्डिंग बच्चा कार्य करता है। उसके बाद साधन सापेक्षता में 6 से 9 तक करता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमने पहले बताया है वो है, या फिर इसके अंदर बच्चा कैसे कार्य करता है वो है। अभी हम क्वेश्चन कवर करेंगे, बताएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं। साधन सापेक्षता और यांत्रिक अभिमुखता या कारण सापेक्षता के अंतर्गत हम देखते हैं उसके अंदर बच्चा कैसे कार्य करता है। यानी स्वार्थ पूर्ति के लिए बच्चा कार्य करता है। स्वार्थ पूर्ति के लिए बच्चे से कहते हैं कि 1 गिलास पानी ले आओ, तो बच्चा उल्टा जवाब देता है कि मैं क्यों ले आऊं, मुझको क्या मिलेगा। अगर उसको पैसे मिलेंगे तो वो तुरंत लाएगा, यानी स्वार्थ पूर्ति। बच्चे से कहा जाए कि आप कक्षा 10 में आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आप फर्स्ट आएंगे तो आपको एक साइकिल दी जाएगी,
तो बच्चा स्वार्थ पूर्ति के लिए फर्स्ट लाने के लिए कोशिश करेगा, पढ़ेगा, मेहनत करेगा, क्योंकि वो फर्स्ट लाने के लिए नहीं पढ़ रहा, रियल में तो वो साइकिल के लिए पढ़ रहा है, तो वो स्वार्थ पूर्ति के लिए पढ़ता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चा आत्म केंद्रित होता है इसमें, यानी अपनी ही बातें मानता है, अपने आप को अच्छा मानता है, अपने आप को सबसे अच्छा मानता है। जो वो काम करता है वो समझता है मैं सबसे अच्छा कार्य कर रहा हूँ। कोई ड्राइंग बनाएगा, दूसरों की गलत बताएगा, अच्छी होने के बाद भी अपनी ठीक बताएगा। इस तरह से आत्म केंद्रित साधन सापेक्षता में, यानी जो भी साधन प्रयोग करेगा, यंत्र प्रयोग करेगा, तो उसके अंदर कारण सापेक्षता है वो सब अपना ही सही लगता है। यानी ये क्या करता है बच्चा इसमें, जैसे को तैसा करता है। यानी किसी ने उसकी किताब फाड़ दी तो बच्चा भी उसकी किताब फाड़ेगा, क्योंकि उसने मेरी किताब फाड़ी है। तो वो ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि समाज में बच्चा नैतिक विकास, बच्चे का नैतिक विकास होता है, और जब तक नैतिक विकास नहीं होता तो हो जाता, उसको समाज में स्वीकार नहीं किया जाता, न नैतिकता को समाज में स्वीकार किया जाता है। तो जब तक वह उसका नैतिक विकास नहीं होगा, समाज से गलत मानता रहेगा, जब तक वो गलती करता रहेगा। इसीलिए दंड एवं आज्ञा पालन, और उसीलिए साधन सापेक्षता में जैसे को तैसा उसने किताब फाड़ दी, अपनी किताब फटने के बाद इसलिए उसने बदला लिया, तो ये भावना होती है साधन सापेक्षता के अंतर्गत। तो ये आप समझ गए होंगे पहले स्तर के दोनों जो स्टेज हैं, अवस्थाएं हैं। इसके बाद तीसरा आता है, जो हमारा दूसरा स्तर था हमारा परंपरागत स्तर। पहला था पूर्व परंपरागत स्तर, उसके दोनों स्टेज हो गए। दूसरा स्तर था परंपरागत स्तर, और परंपरागत स्तर के अंतर्गत जो तीसरी स्टेज है, तीसरी अवस्था है, वह है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभिविन्यास। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिविन्यास, यानी बच्चा अच्छा बनना चाहता है कि कोई लड़का है तो उसकी कोई तारीफ करे कि ये अच्छा है, ये लड़की है तो लड़की सोचती है कि मुझे अच्छा बताया जाए, अच्छी लड़की है, इसलिए वो इस तरह से कार्य करता है जो समाज में अच्छे लगे, यानी समाज को अच्छे लगने वाले कार्य करता है। इसमें अच्छे लगने वाले कार्य शुरू कर देता है, लगने वाले कार्य बच्चा इसमें शुरू कर देता है। और परस्पर इसका जो दूसरा नाम हम ले सकते हैं, इसको समाज में अच्छा बनना या अच्छे, ये इसका नाम भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि परस्पर एक रूप अभिमुखता भी इसका नाम ले सकते हैं, परस्पर एक रूप अभिमुखता। यानी अगर किसी की तारीफ दूसरे बच्चे कर दी तो बच्चा सोचेगा कि मैं भी ऐसा ही काम करूं ताकि मेरी भी तारीफ हो। ये इसका नाम है, इसका ही नाम है दूसरा। और ये इसमें समाज को अच्छे लगने वाले कार्य करता है। और जैसे वह किसी को सड़क पार कराना, ये बच्चा सीख जाता है तो सड़क पार कराना अच्छा समझता है, यानी अपनी तारीफ समझता है, तो वो ये काम करने शुरू कर देता है। सड़क पार कराना, सहायता करना, दूसरे लोगों की सहायता करना भी शुरू कर देता है, सहायता करना बच्चा शुरू कर देता है। और बच्चा इस अवस्था में शिकायत बहुत करता है दूसरे की, यानी दूसरे, और प्रशंसा की अवस्था होती है, इसको कहते हैं प्रशंसा की अवस्था, यानी अपनी तारीफ पसंद करता है, तो इसलिए इसे कह सकते हैं प्रशंसा की अवस्था भी। इसी अवस्था को प्रशंसा की अवस्था क्यों कहा गया, क्योंकि अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनना चाहता है, इसको प्रशंसा की अवस्था भी कहा गया है। और इसके अंतर्गत बच्चा दूसरों की शिकायत बहुत करता है, यानी अपने आप को अच्छा समझता है। और जैसे कक्षा में शोर मचा रहे हो, तो चाहे खुद भी शोर मचा रहा हो, शोर कर रहा हो, जब टीचर आएगा तो कहेगा कि सर मैं नहीं था, ये शोर कर रहा था। तो दूसरे की शिकायत बहुत करता है इस अवस्था में बच्चा। कौन सी अवस्था में? तीसरी स्टेज में, तीसरी अवस्था में और दूसरे स्तर में। कंफ्यूज नहीं होना है, दूसरे की शिकायत भी बच्चा बहुत करता है। तो इस तरह से इसको हम मान सकते हैं 9 से 12 वर्ष तक मान सकते हैं। तरह तरह के अलग अलग माना, लेकिन कोई एज का कोई मतलब इसमें ज्यादा नहीं है। अब इसके बाद ये हो गई हमारा तीसरा स्टेज, ये इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे चौथी स्टेज, जो हमने पढ़ा था अभी, कानून एवं विधि, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कानून एवं विधि परंपरागत स्तर के अंतर्गत ये स्तर है दूसरा, और इसके अंतर्गत चौथी अवस्था आती है कानून एवं विधि। यानी इस अवस्था में बच्चा कानून को और विधि को जानने लगता है
कि क्या गलत है क्या सही है। हम अभी क्वेश्चन कवर करेंगे, समझ में आएगा कैसा क्वेश्चन आता है। पहले इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। कानून एवं विधि, तो क्या होता है, बच्चे में समाज के अनुसार नैतिकता आ जाती है। समाज के अनुसार नैतिकता आ जाती है। यानी वो समाज को समझने लगता है, समाज में यदि मैं गाली दूंगा तो मेरे मम्मी पापा की बुराई होगी समाज में, तो इस तरह से मुझे गाली नहीं देनी चाहिए। तो समाज के अनुसार वो नैतिकता उसको आ जाती है। वो उसको अगर इंसल्ट कर दी जाए तो उसको फील होने लगती है कि मेरी इंसल्ट हुई है, यानी इस अवस्था में। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बच्चे क्या रूलों को, जो रूल होते हैं उनको फॉलो करने लगता है। रूल एंड रेगुलेशन, इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं कि जैसे सड़क पार करना तो सड़क पर बाएं हाथ पर चलता है, सड़क पर बाएं हाथ पर चलता है, यानी कि वो रूल को भी फॉलो करने लगता है। और वो सही और गलत को का पता लगा लेता है कि सही क्या है और गलत क्या है। सही व गलत का पता, जैसे कक्षा में दो बच्चे झगड़ रहे हों और दोनों में एक पेंसिल के को लेकर विवाद हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, तो बच्चा ये दूसरा बच्चा उसको देखकर पूछता है ये कहाँ से आई है, कितने रुपए की आई है, और वो उनकी बातों को समझकर ये आइडिया लगा लेता है कि सही व गलत क्या है, ये पेंसिल किसकी हो सकती है। तो ये आप समझ सकते हैं। और जो बच्चा इसमें कार्य करता है, तो जो कार्य करता है वो सम्मान प्राप्त करने के लिए करता है। इसमें कार्य बच्चा सम्मान प्राप्त करने के लिए करने शुरू कर देता है, सम्मान प्राप्त करने के लिए। सम्मान प्राप्त करने के लिए बच्चा कार्य करने शुरू कर देता है। तो ये दूसरे स्तर के दोनों स्टेज हो गई, अवस्थाएं हो गई हैं। अब हम तीसरा स्तर पढ़ेंगे, उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर तीसरा स्तर, और इसका हम पांचवी स्टेज पढ़ेंगे, पांचवी अवस्था। पांचवी अवस्था है सामाजिक सामाजिक संपर्क, या इसको हम कह सकते हैं सामाजिक संविदा अभिविन्यास। सामाजिक संविदा अभिविन्यास, सामाजिक संविदा अभिविन्यास। तो इसको हम पढ़ेंगे। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें सामाजिक संपर्क यानी बच्चा समाज से संपर्क साधने शुरू कर देता है और सही और गलत में अंतर कर लेता है। सही व गलत में अंतर। अब मैंने अभी पहले बताया था सही व गलत का पता लगा लेता है इससे पहली वाली स्टेज में, लेकिन अंतर जो करता है वो इसमें आकर सीखता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, यानी सही व गलत का पता तो लगा लेता है कि ये सही हो सकता है, ये गलत हो सकता है, लेकिन अंतर नहीं कर सकता कि ये सही वास्तव में है या नहीं है। लेकिन स्टेज में आने के बाद सही गलत में अंतर कर लेता है। ठीक है। जैसे इसके बाद जैसे हमने कोई बच्चा कॉपी खरीदने के लिए गया और एक 10 रुपए का रजिस्टर व्हाइट वाला पतला था और जो मोटा रफ था वो मोटा 10 रुपए का मोटा मिला, तो बच्चा पहले वाली स्टेज में ये समझता है कि ये मोटी है, इसको ले लो। लेकिन इस वाली स्टेज में सही व गलत में अंतर कर लेता है कि इस पर राइटिंग साफ नहीं आएगी, इसलिए इससे अच्छा व्हाइट वाला रजिस्टर है। तो सही व गलत में अंतर कर लेता है। और इसमें बच्चा समाज से जुड़ जाता है, समाज से जुड़ जाता है। यानी बच्चा समाज से जुड़ जाता है, समाज में यानी उसके दोस्त हो जाते हैं, वो उनको स्वीकार करता है, उसके दोस्त उसकी बात मानते हैं और वो अपने दोस्तों की बात मानता है। इस तरह से यानी समाज से बच्चा जुड़ जाता है, सही गलत में अंतर कर लेता है और सही गलत के अनुसार ही व्यवहार करता है। सही गलत के अनुसार ही व्यवहार करता है इस स्तर में कि सही क्या है गलत क्या है। पहले तो हम उससे करा रहे थे व्यवहार, दंड एवं पहले जो थे दंड एवं पुरस्कार के हिसाब से करा रहे थे। उसके बाद हमने कारण सापेक्ष के हिसाब से, यांत्रिक साधन के हिसाब से उसने व्यवहार किया। उसके बाद उन्हें अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के लिए व्यवहार किया, लेकिन उसे इतनी समझ नहीं थी। लेकिन यहाँ सही और गलत के अनुसार वो कार्य करता है। हम कहते हैं उससे कि आज स्कूल मत जाना और स्कूल खुल रहा है, तो सही गलत के अनुसार स्वयं फैसला करेगा कि आज स्कूल में पढ़ाई होगी इसलिए मुझे जाना चाहिए। यानी अपने दोस्तों का कहना, अपने दोस्तों के अनुसार वो अपने भी समझ रखता है और अपने दोस्तों से कहता है कि आज पढ़ाई होगी, आज हमें स्कूल जाना चाहिए। तो सही व गलत के अनुसार बच्चा कार्य इसमें स्वयं करने लगता है। तो सही गलत के अनुसार व्यवहार करता है। सही व गलत के अनुसार व्यवहार
करता है। तो ये होगी हमारी पांचवी अवस्था। और छठी अवस्था हम देखेंगे इसके बाद, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो इसको नोट करते रहें। जो छठी अवस्था है वो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो छठी अवस्था है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यानी इस अवस्था में आकर बच्चा इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि वो हर बात में अपने फैसले लेने लगता है और उसमें नैतिकता का विकास हो जाता है और वो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, इसको हम सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, इसमें बच्चा क्या करता है, अपने विवेक का प्रयोग करता है, यानी अपनी समझ का ही प्रयोग करता है। सही गलत के अंतर पर वो समझ जाता है कि क्या सही क्या गलत हो रहा है और ये विवेक का प्रयोग करने लगता है। और इसी अवस्था को इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। और इस विवेक का प्रयोग बच्चा इसमें करना शुरू कर देता है और नैतिक विकास इसका पूर्ण हो जाता है। यानी इसको समझाने की, डराने की, धमकाने की जरूरत नहीं होती। नैतिक विकास पूर्ण हो जाता है, यानी अपने आप ही बच्चा स्वयं अपने कार्य करने लगता है और समाज में बैठने योग्य हो जाता है, समाज में अपनी बात रखने लगता है, दूसरों की सुनने लगता है और सही गलत में अंतर कर अपना विवेक का प्रयोग करने लगता है। और यानी क्या करता है, समाज को बदलने की क्षमता रखता है। यानी यदि गांव में जो गंदी नालियां हैं, अगर उसमें सफाई नहीं हो रही तो कोशिश करता है कि सफाई होनी चाहिए। ये समझदार हो जाता है, समाज को बदलने की कोशिश करता है। जिससे पानी ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं लोग तो उनको समझाने की कोशिश करता है कि पानी वेस्ट मत करिए। लोग किसी को बिना वजह मजाक मजाक में छेड़ रहे हैं, उसको पिटाई कर रहे हैं, सता रहे हैं, तो उसमें बच्चा समाज में बैठने लायक जब हो जाता है तो वो समझने लगता है कि समाज को मुझे बदलना चाहिए। समाज को बदलने की इच्छा रखता है, समाज को बदलने की इसमें इच्छा होती है, क्षमता होती है, यानी समाज को बदल सकता है। तो इस तरह से बच्चा अपने स्वयं के नियम बनाता है, किसी दूसरे के नियम पे नहीं चलता। स्वयं के नियम बच्चा बना लेता है कि मुझे क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे जाना है। इस तरह से तो इस प्रकार बच्चा स्वयं के आधार पर स्वयं के नियम बनाता है और अपने नियमों का ही पालन करता है, वो फॉलो करता है, वो समझ जाता है क्या सही क्या गलत है और चिंतन के आधार पर आइडिया लगा लेता है। यानी क्या सही क्या गलत, दो पक्षों में झगड़ा हुआ तो दो बच्चों में झगड़े के बाद वो समझ जाता है अपने चिंतन के आधार पर कि किसकी गलती हो सकती है, वो आइडिया यानी आइडिया लगा लेता है। तो इस तरह से ये इनके 3 स्तर और 6 स्टेज अवस्थाएं हो गई हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं कवर करना चाहता हूं, जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं। जैसे जो बच्चा अध्यापक से शिकायत करता है बार बार, वो प्रवृत्ति किस अवस्था में आती है? तो अध्यापक से शिकायत करना, बच्चे के द्वारा यानी अध्यापक से शिकायत करना क्वेश्चन आया हुआ है कि बच्चा बार बार अध्यापक से शिकायत करता है, वो कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में आता है या किस स्तर पर आता है? शिकायत कर बच्चे द्वारा अध्यापक से शिकायत करना, तो किस स्तर में आता है ये? तो यानी अवस्था कौन सी, मैंने पढ़ाया था, बच्चा बार बार शिकायत करता है, अपनी प्रशंसा की अवस्था बताई थी, वो अपनी प्रशंसा, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनना चाहता है। तो इसलिए जो बच्चा दूसरे की शिकायत करेगा अपने आप अच्छा बनने के लिए, तो वो मैंने बताया था कि दूसरा स्तर था और जी उसमें तीसरी अवस्था थी। तो अगर स्तर पूछेगा तो दूसरा और अवस्था पूछेगा तो अवस्था तीसरा। यह है स्तर लेवल और अवस्था है स्टेज। तो इस तरह से दूसरा स्तर और तीसरी अवस्था, यानी बूढ़े व्यक्ति को सड़क पार कराना एक क्वेश्चन है। बूढ़े व्यक्ति को सड़क पार कराना, बूढ़े व्यक्ति को सड़क पार कराना। जब बूढ़े व्यक्ति को हम सड़क पार करा रहे हैं तो कोलबर्ग के किस स्तर पर आता है?
कोलबर्ग के यानी किस कोलबर्ग के जो नैतिक विकास है तो उसमें के नैतिक विकास की किस अवस्था में आता है या किस स्तर में आता है, किस अवस्था में आता है। तो ये समझना है हमें कि नैतिक, जब बच्चा सड़क पार कराना सीख जाता है तो जब दूसरों को बच्चा सड़क पार सिखाना तो वही अच्छा लड़का अच्छी लड़की विन्यास यानी तीसरी अवस्था है। और फिर स्तर कौन सा, दूसरा स्तर है। तो इस तरह से देखो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम पूछे हुए हैं, एक ही क्वेश्चन पर दोनों बार यानी एक ही पॉइंट पर दोनों बार पूछे हुए हैं। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आया हुआ है। सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, क्या आया है सीटेट में, ये पूछा गया है कि एक बच्चा यानी ये क्वेश्चन है 3, एक लड़का है अजय, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया है कि अजय एक पेंसिल को चुरा लेता है। अजय ने पेंसिल को चुरा लिया। अजय ने पेंसिल को चुरा लिया। अब अजय ने पेंसिल को चुरा लिया तो वो क्या कह रहा है कि उसे पता है कि चोरी करने पर उसे दंड मिलेगा। तो वो कोलबर्ग के किस अवस्था में आएगा, उसे पता है कि उसे चोरी करने पर दंड मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, पहली लगाते हैं दंड एवं आज्ञा पालन, यानी ऐसे नाम भी पूछ लेता है कि किस अवस्था में किस स्तर में आएगा, और इस तरह से स्टेज का नाम लेकर भी मतलब स्तर भी पूछ लेता है, पहला स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, और 3 स्तर हैं। और स्टेज पूछ लेता है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे पूछ लेता है कि पहला स्तर, दूसरी अवस्था, दूसरा स्तर, पहली अवस्था, तीसरा स्तर, दूसरी अवस्था, इस तरह से घुमा देता। और ये क्वेश्चन यानी ये अजय ने पेंसिल को चुरा लिया है, उसे पता है कि उसे दंड मिलेगा, तो हम इसको समझ लेते हैं कि दंड एवं आज्ञा पालन। लेकिन नहीं, यहाँ तो हम जो सबसे पहली अवस्था थी, पहले स्तर में पहली अवस्था थी, उसमें हम बच्चे को दंड देते हैं और आज्ञा पालन हम कराते हैं, हम उससे जबरदस्ती कराते हैं। लेकिन इसमें बच्चे को पता है कि अजय ने पेंसिल को चुरा लिया, उसे पता है कि उसे अब उसने जो पेंसिल को चुराया है चोरी करने को, उसे दंड मिलेगा। तो जब उसे दंड का पता है तो इसका मतलब मैंने अभी बताया था आपको, यानी कानून एवं विधि, बच्चे को कानून पता है, तो इसलिए इसमें नहीं आएगा, और ये आएगा कानून एवं विधि में। कानून एवं विधि में कभी नाम लिख कर दे देता है और कभी स्टेज पूछ लेता है। तो कानून एवं विधि कौन से स्तर में है, दूसरे स्तर। दूसरे स्तर का नाम भी दे सकता है। दूसरे स्तर का नाम क्या है, दूसरा स्तर का नाम था परंपरागत स्तर। यानी तो एक ही क्वेश्चन को कई तरह से पूछ सकता है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसको बहुत अच्छी तरह से हमें क्लियर करके रखना है कि अगर स्टेज पूछे तो तीसरी स्टेज है, ये स्तर दूसरा है। तीसरी स्टेज का नाम पूछे तो ये है कानून एवं विधि, और स्तर का नाम पूछे तो दूसरा स्तर परंपरागत स्तर। इसके बाद यानी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है। एक क्वेश्चन है, एक बार पूछा हुआ है, ये शायद रीट में पूछा हुआ है, राजस्थान में किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, या सेकंड ग्रेड क्वेश्चन में, सेकंड ग्रेड के पेपर में क्या पूछा हुआ कि एक युवा को स्कूल से निकाल दिया गया, कॉलेज से निकाल दिया गया, और पूरा कॉलेज उसी के साथ हो गया। तो जब युवा है वो, तो इसका मतलब कौन से स्तर में आएगा, कोलबर्ग के किस अवस्था में आएगा। तो जो युवा है कॉलेज से निकाल दिया गया, तो यानी युवा तो समझदार हो गया होगा, और कॉलेज से निकाल दिया गया, फिर उसके साथ पूरे उसके दोस्त और साथी उसका साथ दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो अच्छा, यानी लड़का अच्छा है, यानी वो नैतिक विकास उसके अंदर हो चुका है, वो नैतिकता का फॉलो करता है, समाज में बैठने योग्य है, इसलिए वह जो आएगा तीसरे स्तर में आएगा और छठी अवस्था में आएगा। तीसरा स्तर और छठी अवस्था में आएगा। और छठी अवस्था का अगर नाम पूछे, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यानी सब लड़के उसके साथ हैं, यानी सार्वभौमिक, उसने सबको खुश रखा है तभी तो साथ हैं, यानी सभी लड़के नैतिकता को उसकी पसंद करते हैं, उसकी आदत को। तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आपको समझ में आया होगा। हमने इसको बहुत अच्छी तरह से कवर किया है, जो क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए हैं।
तो इसको हम कवर करेंगे। आपको अगर ये प्रयास अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भर्ती टाइम स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, हमने पहले भी जो कवर किए हैं वीडियो, यानी अधिगम की, बुद्धि की और मनोविज्ञान की परिभाषाएं, मनोविज्ञान का विकास क्रम, सब ट्रिक से हमने कवर किया है, कोरिलेट करके परिभाषा से मनोवैज्ञानिक का नाम जोड़कर। तो आप उसको कवर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है। और अब हम देखते हैं लास्ट में कोलबर्ग की जो कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनको हम देख लेते हैं। बाकी ये जो पॉइंट हमारा सिद्धांत है ये क्लियर हो चुका है और इससे ज्यादा कहीं नहीं पूछा जाता। मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिखा दिए हैं प्रीवियस ईयर के और आप प्रैक्टिस सेट लेकर देख सकते हैं। तो एक इनकी पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, इंग्लिश में लिख देता हूं, हिंदी में लिख लेना, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये इनकी पुस्तक है। ये इंपॉर्टेंट है बस ज्यादा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। जब हम पढ़ रहे हैं तो पूरा सिलेबस में कुछ लोग इसको छोड़ देते हैं, छोड़ने से कोई फायदा नहीं। इसमें मोरल डेवलपमेंट से याद रखनी सारी किताबें मोरल डेवलपमेंट में है। मीनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट, मीनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट, और लास्ट तीसरी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, द फिलॉसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इस तरह से 3 पुस्तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, तीनों में मोरल डेवलपमेंट है लास्ट में। और मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत भी द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। किसने दी है? कोलबर्ग ने। तो ये था हमारा आज का सिद्धांत। ये हमने A to Z कवर किया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और 100% 1 नंबर इसमें से पूछा जाता है यूपी टेट और सी टेट में। सी टेट में 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, क्योंकि ये थ्योरी में वो पेडागोजी में बनाकर दे देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यान से कवर करना है, एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़ना है कि किस में क्या कहा गया है और किस तरह से ये सिद्धांत पूरा किया है। थैंक यू।